जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही, यत्र तत्र सर्वत्र मिला। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की ये कविता गांधी जी पर सटीक बैठती है। जी हाँ बच्चों, मैं आज आपको गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता इस वीडियो श्रृंखला की दूसरी कड़ी में गांधी जी के संघर्ष की कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं। गांधी जी अपने जीवन में और जीवन के बाद जितने भी यश के भागी बने, उनके पीछे कहीं न कहीं उनका लंबा और सतत संघर्ष ही था। आपने गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता इस श्रृंखला के पहले भाग में गांधी जी के बचपन, उनकी शादी, उनकी शिक्षा दीक्षा इत्यादि के बारे में जाना। मुझे आशा है आप लोग इस वीडियो को पसंद किए होंगे और इससे आप गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जाने भी होंगे। आज इस श्रृंखला के दूसरे भाग में मैं आपको गांधी जी के जीवन के कुछ अन्य महान पहलुओं के बारे में बताने जा रहा हूं। पिछले भाग में आपने जाना कि किस प्रकार गांधी जी करीबन 19 साल की उम्र में वकालत पढ़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी 4 सितंबर सन 1888 को भारत से दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तब उनकी मां ने उनसे वचन लिया था कि तुम विदेश में जाकर के मांस मदिरा का सेवन नहीं करोगे और गलत आचरण में कभी नहीं पड़ोगे। गांधी जी ने मां को दिए वचन का विदेश में और विदेश से वापस भारत आने पर भी हमेशा पालन किया। जीवन भर उन्होंने शाकाहार ग्रहण किया और किसी भी प्रकार की गलत संगति में, गलत आचरण में वो नहीं पड़े। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपनी वकालत की पढ़ाई शुरू किए। कुछ साल वो इंग्लैंड में भी रहे और वहां भी उन्होंने वकालत की पढ़ाई जारी रखी। फिर विदेश में अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करके वो भारत के बंबई शहर में वकालत करने आ गए। बंबई को आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। बंबई में उनकी वकालत कुछ जमी नहीं, क्योंकि वो सीधे साधे इंसान थे। झूठ बोलना उनको पसंद नहीं था। झूठे और मालदार केस वो लेते नहीं थे। तो उनको धीरे धीरे आर्थिक तंगी होने लगी। उन्होंने एक विद्यालय में शिक्षक की नौकरी के लिए अर्जी दी, पर उसे खारिज कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। थक हार कर गांधी जी दूसरों के लिए कानूनी दस्तावेज बनाने के काम करने लगे, पर उसमें भी कुछ अंग्रेज लोगों की धूर्तता के कारण उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। उनके बड़े भाई साहब ने उनका वकालत जमाने में मदद करने की कोशिश की, पर निष्फल रहे। निराश होकर गांधी जी वापस दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां एक भारतीय फर्म के लिए उनको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला। उन्होंने 1 साल के लिए करार किया कि वो उस फर्म के लिए 1 साल तक वकालत करेंगे। गांधी जी अब फिर से दक्षिण अफ्रीका में थे। इस बार गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में बहुत ही बुरे अनुभव हुए। इन बुरे अनुभवों ने गांधी जी को अपने अधिकारों और अपने देशवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। एक बार जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनके पास प्रथम दर्जे का टिकट था, अर्थात उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी। फिर भी उनके अश्वेत अर्थात काले होने के कारण केवल चेहरे के रंग के आधार पर उनको तीसरे दर्जे के डिब्बे में बैठने को कहा गया। जब गांधी जी ने मना किया तो उनको ट्रेन के डिब्बे से धक्का देकर के बाहर गिरा दिया गया। गांधी जी को उस पूरी रात प्लेटफॉर्म में ही गुजारनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में हुए इस कड़वे अनुभव ने गांधी जी को अपने और अपने देशवासियों के अधिकार के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी नस्ल भेद और रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इस घटना के बाद पूरी तरह से तैयार हो गए। इसी प्रकार गांधी जी के साथ अनेकानेक ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने उन्हें
दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया। कुछ होटलों में उन्हें ठहराने से मना कर दिया जाता था। गांधी जी गए तो थे 1 साल के लिए, पर इन सब बुरे अनुभवों के कारण वो पूरे 21 साल तक साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका में रुके। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, संयम, शील इन सभी बातों का अपने आंदोलनों और अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कर दिया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की स्थिति को सुधारने के लिए आश्रम की स्थापना की, पत्र एवं पत्रिकाएं निकाले और अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह प्रारंभ किया और उस लोगों को इकट्ठा किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी वह भारत में उनके स्वतंत्रता संग्राम में होने वाले योगदान की पृष्ठभूमि थी। वहां उन्होंने जो भी प्रयोग किए, जो भी आंदोलन किए, वह अनुभव भारत में भारत के लोगों को आजादी के प्रति एकजुट करने के उनके बहुत काम आया। गांधी जी 21 साल दक्षिण अफ्रीका में रह करके सन 1915 में भारत आए और भारत के उद्धार के बारे में, गुलामी से मुक्ति के बारे में, भारत के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के बारे में चिंतन करने लगे। गांधी जी उस समय के प्रख्यात भारतीय राजनेता श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले जी ने गांधी जी को सलाह दी कि आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूदने से पहले भारत को जान लीजिए, आप देश का भ्रमण कीजिए और भारत की वर्तमान स्थिति को समझिए। गांधी जी ने उनकी बात मानी और भारत भ्रमण का विचार किया। सन 1916 में वो लखनऊ में आयोजित कांग्रेस की अधिवेशन में भी शामिल हुए। वहां एक किसान राजकुमार शुक्ला ने उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी बिहार के चंपारण गए। वहां उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी। किसान नील की खेती करते थे। उनको अंग्रेजों और जमींदारों द्वारा उनके खेत के कुछ हिस्से में जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी और वो फसल अंग्रेज या फिर जमींदार लिया करते थे और उस मेहनत के बदले उनको बिल्कुल भी मेहनताना नहीं दिया जाता था। उस पर इन किसानों के ऊपर कई तरह के कर लगा दिए गए थे। इससे किसान बहुत ही दुखी थे। गांधी जी ने इन समस्याओं को अहिंसक ढंग से अंग्रेजों के सामने रखा, विरोध किया। लोग भी उनके साथ आए और सरकार को मजबूर होकर के अपने कर वापस लेने पड़े। यह भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन था और इसके कारण भारत में भी उनकी ख्याति फैलने लगी। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी गुजरात के खेड़ा में भी एक सत्याग्रह किए जो खेड़ा सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। खेड़ा में अकाल पड़ा था, उस पर अंग्रेजों ने उनके कर माफ नहीं किए थे, बल्कि फिर भी उनसे कर वसूला जा रहा था। गांधी जी खेड़ा आंदोलन का भी, खेड़ा सत्याग्रह का भी सफल नेतृत्व किए और इस सत्याग्रह में उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लौह पुरुष साथी के रूप में मिले, जो कि भविष्य में स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। उनका आंदोलन करने का तरीका सत्याग्रह और अहिंसा पर आधारित आम जनजीवन को भा गई और अंग्रेज भी इस तरीके से बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं कर सकते थे, क्योंकि अपने आंदोलनों के द्वारा वो कभी भी अंग्रेजों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, पर अपनी बात जोरदार ढंग से जरूर रखते थे। भले ही उनके लिए उनको जेल जाना पड़ता था, उनको शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ती थी। इन 2 सत्याग्रहों के अलावा गांधी जी ने भविष्य में और भी अनेक सत्याग्रह किए, जो कि उस समय के भारत की मांग थी, जरूरत थी। गांधी जी के आंदोलनों में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, स्वराज आंदोलन और हरिजन आंदोलन प्रमुख है। असहयोग आंदोलन का अर्थ है अंग्रेजों को उनके शासन में सहयोग न देना और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ हुआ सरकारी पदों का, सरकारी पदवियों का त्याग करना।
उन्होंने स्वावलंबन का मंत्र दिया, आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया, अर्थात आप खुद से अपने लिए कमाई करो और अपने घर का भरण पोषण करो। उनमें से चरखा अर्थात खुद सूत काट करके उससे कपड़े बनाने का, या जिसको हम कहते हैं खादी के कपड़े बनाने का काम शुरू करना उनका प्रमुख कार्य था। और उस समय जन सामान्य में खादी का प्रयोग गांधीवादी होने का प्रतीक सा बन गया और सचमुच इससे एक स्वावलंबन की भावना लोगों में जगी। गांधी जी के आंदोलनों में नमक सत्याग्रह का विशेष महत्व है और इसका उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है। उस समय अंग्रेज समुद्र के पानी से नमक बनाने और उसका उपयोग करने पर टैक्स लगाया करते थे, कर लगाया करते थे। गांधी जी का मानना था कि जो चीज ईश्वर ने मुफ्त में सभी मानव को दिया है उस पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। इसलिए इस गलत कानून का उन्होंने विरोध करने की ठानी। गांधी जी 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद से 400 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजरात के एक जगह में पहुंचे जो कि समुद्र के किनारे था। वहां पर जाकर के उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया और उसको छू करके नमक बना करके अंग्रेजों के प्रति प्रतीकात्मक रूप से उनका विरोध दर्ज किया। लोगों को सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया कि जो बात सही है उसके लिए हमें जरूर करके लड़ना चाहिए और उनका अहिंसक ढंग से विरोध करना चाहिए। इस दांडी मार्च में गांधी जी अकेले नहीं थे, उनके साथ हजारों लोग हो लिए। कहते हैं गांधी जी जिस रास्ते से गुजरते थे वहां पर लोग फूल मालाएं और फूल लेकर के उनका स्वागत करते थे, उन पर फूल बरसाया करते थे और साथ ही उनके साथ हो लिया करते थे। यह दांडी यात्रा 12 मार्च को शुरू होकर के 6 अप्रैल को खत्म हुई थी, 6 अप्रैल 1930 को।